हेलो, मेरा नाम है नीतू और मेरी लास्ट वीडियो में आपको मैंने डेफ ब्लाइंड की डेफिनेशन के बारे में बताया था कि डेफ ब्लाइंड का मतलब क्या होता है। आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डेफ ब्लाइंड बच्चों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे हम जान पाएंगे कि वो किन चीज़ों से लड़ते हैं, जूझते हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो फेस करते हैं। आइए उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उन विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। तो पहला तो है कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी। अभी आपको जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था कि ये जो बच्चे हैं ये ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और 80% से ज़्यादा जानकारी हम अपनी आँखों से सीखते हैं। और वहीं अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर और आइज़ मिलके 95% से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें इस दुनिया के बारे में देते हैं। लेकिन जो डेफ ब्लाइंड बच्चे हैं उनमें इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। और आप सोचिए कि इस वजह से उनके लिए कम्युनिकेट करना, किसी की बात को समझाना या समझ पाना कितना मुश्किल हो जाता है। उनकी जो स्पीच है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है या कई बच्चों में बिल्कुल ही नहीं होती और इसीलिए वो टच या जेस्चर्स का यूज़ करते हैं। आइए अब हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, वो है लिमिटेड विज़न एंड हियरिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इन बच्चों में विज़न और हियरिंग की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए इनको विज़न का मतलब उनको ठीक से नहीं समझ आता कि सामने क्या चीज़ है, क्या नहीं। और इसमें बहुत सारे माइल्ड टू सीवियर अगर हम देखें तो डिग्रीज़ होते हैं। इस तरह के बच्चे ना डेंजर को पहचान नहीं पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जब रोड पर जाते हैं, तो हमें गाड़ी का जो हॉर्न है, वो सुनकर हमें को समझ आ जाता है कि हाँ, कोई गाड़ी आ रही है पीछे से। या हम अपनी आँखों से देखकर भी समझ जाते हैं कि ये रोड है और यहाँ गाड़ियाँ तेज़ चल रही हैं। लेकिन एक डेफ ब्लाइंड बच्चा जो है, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाता। उसकी हियरिंग और विज़न दोनों ही अगर हम देखें उसकी वजह से उसके लिए कितना मुश्किल है नॉइज़ को पहचान पाना। वो नहीं समझ पाता कि जानवरों की आवाज़ क्या है या बाहर हॉर्न बज रहा है या टीवी में क्या चल रहा है, और इस वजह से वो साउंड्स को रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाता। और साथ ही उनका जो अनक्लियर विज़न होता है, उस वजह से भी वो चीज़ों को ठीक से नहीं पहचान पाते कि सामने क्या है और क्या नहीं है। तो इस वजह से जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ वर्ल्ड। अभी आप सोचिए कि हम अपनी आँखों से चीज़ों को देखकर समझ पाते हैं, लेकिन ये बच्चे उस तरह से नहीं समझ पाते। उनका जो मेन प्रॉब्लम होता है वो विज़न और हियरिंग में होता है। इसीलिए दुनिया को वो क्या है, किस तरीके से काम करती है, उन चीज़ों को वो नहीं समझ पाते। वो सिर्फ़ जिन चीज़ों को छूते हैं, सिर्फ़ फ़ील कर पाते हैं, उसको ही समझ पाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जिस चीज़ को हम छूते हैं, क्या उससे हमें पूरी जानकारी मिल सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे सामने 2 चीज़ें रखी जाएँ, एक पोटैटो और एक स्टोन, तो आप सोचिए उन्हें छूकर क्या मैं पहचान पाऊँगी कि क्या स्टोन है और क्या पोटैटो, है ना? तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए इन बच्चों की जो दुनिया है, वो बहुत छोटी हो जाती है। इसीलिए ये बच्चे बहुत ज़्यादा विथड्रॉन या आइसोलेटेड बिहेवियर इन बच्चों में देखने को मिलता है। वो अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपनी बात किसी को नहीं समझा पा रहे, ना समझ पा रहे और साथ ही उनके अंदर लो क्यूरियोसिटी एंड मोटिवेशन भी देखा जाता है। आप देखिए जो दूसरे बच्चे होते हैं, वो कई जब चीज़ों को देखते हैं तो वो कितने सारे सवाल करते हैं कि आसमान ऐसा क्यों है? तारे कितने हैं? ये किसने बनाया? इससे हम क्या करते हैं? लेकिन इन बच्चों के साथ क्या है कि वो नहीं ठीक से देख पा रहे हैं, नहीं आवाज़ों को सुन पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे किसी रिश्ते को और इस वजह से उनके अंदर वो जो क्यूरियोसिटी है, वो भी कम हो जाती है। ऐसे बच्चों में नहीं ज़्यादा देखने को मिलती कि वो उन चीज़ों के प्रति जिज्ञासा रखें कि वो चीज़ वो जानना चाहते हैं और उनका जो मोटिवेशन भी है ना, वो धीरे-धीरे कम हो जाता है। इन बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है कॉज़ एंड इफ़ेक्ट जानने में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें लाइट जलानी है, तो हमें पता है अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो लाइट जलेगी। यानी कोई चीज़ किस तरह से काम करती है, राइट? लेकिन कॉज़ इफ़ेक्ट के बारे में इनको नहीं इतना पता होता कि किस काम से क्या रिज़ल्ट आएगा। उस चीज़ के बारे में ये नहीं समझ पाते। ये फ्यूचर को एंटीसिपेट नहीं कर सकते। ये नहीं जान सकते कि कल क्या हो रहा है, कल कौन-सा दिन है या कल क्या होगा। ऐसे बच्चों में रिपिटेटिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। रिपिटेटिव बिहेवियर में आता है जैसे हैंड फ्लैपिंग, बार-बार अपने हाथों को बजाना, ताली बजाना और रॉकिंग, बॉडी रॉकिंग इन बच्चों में काफ़ी देखी जाती है। ये अपने आप को, अपनी बॉडी को बार-बार मूव करते हैं, हिलाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि कई बच्चों के मुँह से अगर हम देखें तो एक लार गिरती रहती है कॉन्स्टेंटली और भी बहुत सारे ऐसे बिहेवियर हैं जो इन बच्चों में देखने को मिलते हैं।
टच सेंसिटिविटी इन बच्चों में बढ़ जाती है, कई बार ये डिफेंसिव हो जाते हैं, इन्हें अच्छा नहीं लगता इन्हें कोई टच करे। और साथ ही देखिए इनकी जो मोबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है कहीं भी आने-जाने के लिए, क्योंकि जो हम हैं हम रास्ता देख सकते हैं लेकिन ये बच्चे उतना क्लियरली नहीं देख पाते हैं और हो सकता है कई बार ये गिरे भी हों, तो इस वजह से इनके मन में बहुत डर भी बैठ जाता है। और सबसे ज़्यादा मोबिलिटी, ओरिएंटेशन इनका बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है इस वजह से। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, इनका सोशल इंटरैक्शन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ये आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं, स्लो रिस्पॉन्स करते हैं और सोशल इंटरैक्शन का मतलब है इनको नहीं पता कि किस तरह से सोशली इंटरैक्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई हमारे सामने होता है तो हम उसके सामने बैठते हैं और अपना बॉडी पोस्चर ठीक रखते हैं, राइट? और उससे आई कॉन्टैक्ट देकर बात करते हैं। लेकिन क्योंकि इन बच्चों का विज़न और हियरिंग दोनों का प्रॉब्लम है, इन्होंने कभी उस चीज़ को ठीक से देखा नहीं है और इस वजह से वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते। साथ ही इन कम्युनिकेशन की वजह से भी अपनी बात दूसरों को नहीं समझा पाते और लोगों के साथ एक रिलेशनशिप को फॉर्म करने में भी इनको डिफ़िकल्टी होती है। आप सोचिए जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबसे पहला जो उसका फर्स्ट रिलेशनशिप होता है वो अपनी माँ के साथ बनता है, राइट? उसकी माँ जब वो रो रहा होता है तो उसको सहलाती है, प्यार से चुप करती है और वो देखता है कि हाँ मेरी माँ मेरी कितनी परवाह कर रही है, मुझे कितना केयर कर रही है। तो वहाँ से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है ना? लेकिन आप इन बच्चों के बारे में सोचिए, अपनी माँ को नहीं देख पाते, उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाते, राइट? तो इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी रिश्ते को समझ पाना। इन बच्चों में सेंसरी ओवरलोड बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा लाइट हो, बहुत ज़्यादा शोर हो, तो उससे ये बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि सेंसरी में हमारा टच भी आता है। कई बार कुछ एक तरह के टेस्ट से ये इनको अच्छा नहीं लगता है, कुछ एक तरह के कपड़ों का टच इनको अच्छा नहीं लगता है, उससे ये बहुत डरते हैं। और किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को टच करने के लिए इनके अंदर एक डर बैठा हुआ होता है, वो उसको टच करने में इनको बहुत डर लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए तो जैसे कि सॉफ्ट टॉय है या कैट है, उसमें ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएँगे, लेकिन हो सकता है किसी वजह से ये कभी डरे हों, तो वो सॉफ्ट टॉय को भी हाथ लगाने से डरेंगे और किसी तरह का जो टच है वो इनको पसंद नहीं आता। हो सकता है पानी का टच इनको पसंद नहीं आता या फिर कुछ चिपचिपा है, वो चीज़ उनको पसंद नहीं आती। खाने में किसी तरह का टेस्ट इनको अच्छा नहीं लगता। कई बार ये बच्चे च्यू भी नहीं करते हैं खाना। तो बहुत सारी दिक्कतें डेफ ब्लाइंड बच्चों के साथ जुड़ जाती हैं। देखिए लर्निंग में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है इनकी लर्निंग और इन्हें बार-बार रिपिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक रूटीन की ज़रूरत पड़ती है। इन्हें सिखाने के लिए हमेशा टैक्टाइल लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बच्चे नहीं देख पाते हैं या समझ पाते हैं, तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिसे वो छूकर, महसूस करके समझ पाएँ। साथ ही डेफ ब्लाइंडनेस की वजह से काफ़ी सारे मेडिकल इश्यूज़ भी इनके साथ जुड़ जाते हैं, डेवलपमेंटल डिलेज़ बहुत सारे हो जाते हैं, फीडिंग में डिफ़िकल्टी होती है जैसे मैंने बताया कि किसी तरह का टेस्ट इनको अच्छा नहीं लग रहा है, च्यूइंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, ओरल माउथ से जुड़े बहुत सारे दिक्कत का सामना इनको करना पड़ता है। स्लीप प्रॉब्लम्स बहुत सारे हो जाते हैं, इनको मेडिसिन्स लेनी पड़ती है और भी वजह से स्लीप प्रॉब्लम्स इनमें बच्चों में देखने को मिलती है और इन सब वजहों से इन बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन और बिहेवियर इशू भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बिकॉज़ ऑफ कम्युनिकेशन गैप वी कैन से, क्योंकि वो अपनी बात किसी को नहीं समझा पा रहे, ना किसी को समझ पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि इनकी दुनिया जो है वो कितनी छोटी हो जाती है, कितनी सीमित हो जाती है और इसीलिए कई बार इनके अंदर बिहेवियर इशू भी हमें देखने को मिलता है। वेल तो फ्रेंड्स ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेफ ब्लाइंड चिल्ड्रन। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं हुई तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से आपको समझ आया होगा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।